गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने संडे को पढ़ा था, ऑटोकॉइड स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। आज हम ऑटोकॉइड्स ख़त्म करेंगे और जीआईटी पढ़ेंगे। तो ऑटोकॉइड्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। और उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे जीआईटी चैप्टर, जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एंड आई होप कल तक हम जीआईटी फिनिश कर देंगे। सो ओके, तो पढ़िएगा इन फिलोसफर्स के बारे में। मार्क ट्वेन, यू विल लव हिज फिलोसफी, अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बेसिकली टाइप 3/4 हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का बेटा मतलब होता है कि बेकार में बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है ना? बेकार में इन्फ्लामेशन हो रही है। सो देर इज एक्सेसिव इन्फ्लामेशन। अब सर, ये इन्फ्लामेशन होती कैसे है? तो मान के चलते हैं एक लिम्फोसाइट है। ये लिम्फोसाइट बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करता है, लाइक टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एक्सेट्रा, जो हम पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स साइनोवियल जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन करेंगे। देयर इज डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको आप लिखेंगे क्या होता है? पेशेंट को आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है पेन, स्वेलिंग और रेडनेस। ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है विच इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? एनीवन? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट इज, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट इज एमसीपी एंड आईसीपी जॉइंट। एनीवन फुल फॉर्म? एमसीपी स्टैंड फॉर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, आईसीपी स्टैंड्स फॉर इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। तो हाथों में सबसे कॉमनली होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अब बात करते हैं बेटा इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेटा हमें दो चीजें ठीक करनी है। एक तो पेशेंट को जब इन्फ्लामेशन हो रही है उसको ठीक करना है। एग्री? सो फर्स्ट इज अगर एक पेशेंट आपके पास एक्यूट आर्थराइटिस के फीचर्स के साथ आ रहा है, एक पेशेंट को क्या हो रहा है? एक्यूट आर्थराइटिस हो रहा है, मतलब उसे हाथों और पैरों में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रही है। दैट देयर इज रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट। अगर एक आदमी को एक्यूट आर्थराइटिस में रेडनेस, पेन और स्वेलिंग हो रही है, यू हैव टू गिव ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग एक्यूट अटैक इज एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस अमंग, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस अमंग एंटी इंफ्लामेटरी इज NSAID. NSAID stands for non-steroidal anti-inflammatory drug. तो आप सारे के सारे दे सकते हैं, यू कैन गिव ऑल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं दे सकते? PCM. PCM स्टैंड्स फॉर पैरासिटामोल। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पैरासिटामोल एज एन एंटी इंफ्लामेटरी क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि पैरासिटामोल हैज अ वेरी पुअर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। तो बहुत सारे एनसेड्स आप दे सकते हैं, और सारे एनसेड्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एग्री? नाउ अगर एनसेड से कंट्रोल नहीं होता, अगर एनसेड से रेजिस्टेंट है, नहीं ठीक हो रहा,
तो आप इससे भी बेटर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। अब बेटा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से अच्छा क्या है, डायरेक्टली आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन जॉइंट में डाल दो, तो यू कैन गिव इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कौन कौन से यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, प्रेडनिसोलोन और ट्राइएमसिनोलोन। ठीक है। अब बेटा एक बात आपको समझनी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक एडवांटेज है, दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडवांटेज इज दैट दे आर रीनल सेफ। और हमने पढ़ा था कि एनसेड्स इन लॉन्ग टर्म दे आर नेफ्रोटॉक्सिक। एनसेड्स इन लॉन्ग टर्म आर नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है। तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में आप एनसेड्स जनरली अवॉइड करते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं। अब बेटा ये तो था इसका सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, इसको हमने क्या नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट एज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्टम्स आ रहे हैं तो फटाफट ठीक कर दो। बट अब पेशेंट को क्या लाइफ लॉन्ग यही करते रहेंगे, जब भी सिम्टम आएंगे उसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, रिमेंबर वी हैव टू गिव डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का मेन पर्पस है यू हैव टू रिटार्ड जॉइंट डिस्ट्रक्शन। देखो बेटा जॉइंट डिस्ट्रॉय ना हो, एंड द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज डीमार्ड। क्या बोलते हैं हम इनको, डीमार्ड्स। द ड्रग ऑफ चॉइस इज डीमार्ड्स। डीमार्ड्स का दूसरा नाम होता है SAARD। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ डीमार्ड इज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। दूसरा नाम है स्लोली एक्टिंग एंटी रूमेटिक ड्रग। अब बेटा इनमें हमने एक वर्ड लिखा है स्लोली एक्टिंग। रिमेंबर इनको अगर आप आज स्टार्ट करोगे, इनका एक्शन कई महीनों के बाद आना शुरू होता है। एग्री? सो देयर एक्शन स्टार्ट्स आफ्टर 1 मंथ। तो मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, क्या आप डीमार्ट्स को एक्यूट अटैक ऑफ आर्थराइटिस में दे सकते हो? कैन यू गिव डीमार्ट ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ आर्थराइटिस? क्या सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट में जब आदमी को सिम्टम्स आ रहे हैं फटाफट कंट्रोल करने के लिए, क्या आप डीमार्ट्स दे सकते हो? द आंसर इज नो। तब आप डीमार्ट नहीं देते। समझ गए बात? सो लेट्स टॉक अबाउट, हमें एनसेड्स और स्टेरॉइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद डीमार्ट्स और SAARD। सो डीमार्ट्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कन्वेंशनल डीमार्ट। कन्वेंशनल डीमार्ट दे आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, एंड हेंस दे कैन बी गिवन ओरली। ये तो कन्वेंशनल मतलब पुराने वाले ड्रग हैं। अब बेटा हमने एक नए वाले ड्रग्स बनाए, बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स में आप देखेंगे मोस्टली वी हैव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर गिवन बाय इंजेक्शंस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर गिवन बाय
इंजेक्शंस। बट बेटा एक और ड्रग है जो ओरल है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जैक इनहिबिटर। जैक का मतलब होता है जेनस काइनेज इनहिबिटर। अभी देखेंगे क्या है। एक यही ऐसा ड्रग है जो हम ओरली दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा लिस्ट लिखें डी मार्ट्स की। सो पहले हम बात करते हैं पुराने वाले ड्रग, कन्वेंशनल ड्रग्स। कन्वेंशनल डी मार्ट से अगर हम शुरू करें तो हमारे पास ड्रग्स हैं, न्यूमोनिक है याद करने का, मल्लिका शेरावत, पागल सी। याद रख सकते हैं न्यूमोनिक, मल्लिका शेरावत, पागल सी। ठीक है, तो एम स्टैंड्स फॉर मिथोट्रेक्सेट, एस फॉर सल्फासालाजीन, पी फॉर पेनिसिलामीन, ए फॉर एजाथायोप्रीन एंड अदर ड्रग्स, जी फॉर गोल्ड। गोल्ड कहां यूज होता है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। लेफ्लुनोमाइड, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये है हमारे कन्वेंशनल डीमार्ट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आर ए, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस का ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? द आंसर इज The answer is methotrexate. Because methotrexate is the most effective drug. तो बेटा हम आरए को कैसे ठीक करते हैं? लेट्स सी द मैनेजमेंट। अगर एक पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड आरए है, तो अभी हम मिथोट्रेक्सेट से स्टार्ट नहीं करते। पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से। विथ सल्फासालाजीन, क्योंकि ये थोड़े से सेफर ड्रग्स है। अगर पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो रहा, नो रिस्पॉन्स और सिवियर आ रहे, अगर पेशेंट को सिवियर आ रहे हैं या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन वी गिव मीथोट्रेक्सेट। क्या सब बच्चों को यह बात समझ आई? क्या ये सब बच्चों को बात समझ आई हाउ टू ट्रीट आर ए? ठीक है सर, अब भी ठीक नहीं हो रहा, स्टिल नो रिस्पॉन्स, then we add other drugs to methotrexate। तब हम मिथोट्रेक्सेट को बंद नहीं करते, हम दूसरे ड्रग ऐड करना शुरू कर देते हैं। किसमें बेटा? मिथोट्रेक्सेट में। दिस इज हाउ यू मैनेज आर ए। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? दिस इज हाउ यू मैनेज आर ए। अब बिफोर कमिंग टू द इंडिविजुअल ड्रग एक सवाल आता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इन प्रेगनेंसी। Remember, the drug of choice is NSAIDs. And you will write avoid DMARTs. If possible. ठीक है? Avoid DMART if possible. But if you have to add, then the safest DMART in pregnancy, अगर हम बात करें कि सेफेस्ट डीमार्ट कौन सा है प्रेगनेंसी में, देन यू गिव हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। एंड methotrexate is absolutely contraindicated in pregnancy. उसका रीजन हम बेटा अभी देख लेंगे। methotrexate एक एंटीफोलेट ड्रग है।
हाँ बेटा राहुल, सीएचएफ में हम प्रीलोड तब इंक्रीज करते हैं जब एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में नहीं करते। एक्यूट हार्ट फेलियर में हम नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड यूज करते हैं, बट साइड बाय साइड हम पेशेंट को आइनोट्रोपिक ड्रग भी देते हैं ताकि ब्रेन में ब्लड जाता रहे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ बायोलॉजिक्स। तो बेटा बायोलॉजिक्स क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने लिखी। सो बायोलॉजिक्स क्या करेंगे, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स को टारगेट करेंगे। सो पहला इंफ्लामेटरी मीडिएटर होता है टीएनएफ अल्फा। तो कौन से एंटीबॉडीज टीएनएफ अल्फा के अगेंस्ट हैं, तो आप एक न्यूमोनिक लिखेंगे उसका आई केज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है बेटा, याद रखनी है। आई केज स्टैंड्स फॉर इन्फ्लिक्सीमैब। बहुत ही कॉमनली पूछा गया है, इन्फ्लिक्सीमैब किसको ब्लॉक करती है, टीएनएफ अल्फा को ब्लॉक करती है। सर्टोलिजुमैब, अडालीम्यूमैब, गोलीम्यूमैब। हम पढ़ेंगे इन ड्रग्स के बारे में एक एक करके थोड़ी देर बाद, अभी आप लिस्ट बनाइए। इटारनीसेप्ट, इटारनीसेप्ट, ठीक है, ये ड्रग है। अब बेटा एक सवाल आता है, इनको हम कैसे कौन से रूट से देते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ सीएचएफ में तो बेटा आपको लोड ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि सीएचएफ में पेशेंट के ब्रेन में ऑलरेडी ब्लड जा रहा है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है ना। जब डीकंपनसेटेड होता है तब हम आइनोट्रोपिक ड्रग देते हैं, अदरवाइज धीरे धीरे प्रीलोड ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाता है, ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। बेटा पूछा जाता है इन्फ्लिक्सीमैब कौन से रूट से दिया जाता है, पूछा जाता है आईवी। बाकी ड्रग कौन से रूट से दिए जाते हैं, एससी। एससी मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये एक एमसीक्यू है। इंट्रावीनस कौन सा, इन्फ्लिक्सीमैब। सेकेंड ड्रग है बेटा जो इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करे ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। बहुत ही कॉमनली पूछा गया बेटा ड्रग, लिखेंगे टीएस, बहुत ही कॉमनली पूछा गया। टी स्टैंड्स फॉर टोसिलीजुमैब, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत कॉमनली पूछा जाता है बेटा टोसिलीजुमैब, भूलना नहीं है। सारील्यूमैब, ठीक। फिर CD20, बेटा CD20 क्या होता है, लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर होता है, मैं आपको एंटी कैंसर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। द ड्रग दैट ब्लॉक CD20 रिसेप्टर इज आर फॉर रिटुक्सीमैब, बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है सवाल, देखेंगे रिटुक्सीमैब के बारे में। फिर इंटरल्यूकिन 1 को ब्लॉक कर दो, ड्रग का नाम एनाकिंड्रा। ये CTLA4 क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ CTLA4। ड्रग का नाम अबैटासेप्ट। ये नए ड्रग्स हैं सारे और इन पे काफी नाम आते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और लास्टली बेटा कुछ हमने जैक वर्ड लिखा था, जैक। जैक स्टैंड्स फॉर जेनस काइनेस। अगर आपको याद आ रहा हो, जैकस्टैट रिसेप्टर होता था, जैकस्टैट किसका रिसेप्टर होता था, इंटरल्यूकिन्स का, ताकि इन्फ्लामेशन हो। सो जैक इनहिबिटर में पहला है जैक एंजाइम, बेटा 3 टाइप का होता है, जैक 1 2 3 पढ़ेंगे। जैक 1 एंड 3 इनहिबिटर, जैक 1 एंड 2 इनहिबिटर, सिर्फ जैक 1 इनहिबिटर। पहला ड्रग लिखेंगे टोफासिटिनिब, दूसरा बैरिसिटिनिब, एंड अ न्यू ड्रग उपाडासिटिनिब। तो इनके एंड में निब वर्ड आ रहा है। अब आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इनमें से कौन सा बायोलॉजिक ओरल दिया जाता है। रिमेंबर पहले सारे ड्रग्स इंजेक्शन से दिए जाते हैं, लास्ट वाला ये जो जैक है
ये हम ओरल देते हैं, ठीक है। So remember this part, JAK inhibitor are oral. So this is the complete list of drugs for rheumatoid arthritis. ठीक है, so this is the complete list of the drug. राहुल मैं अभी आपको थोड़ी देर में ना पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, डोंट वरी, आज समझा के भेजेंगे आपको, ठीक है। क्लास के बाद में एक बार मुझे रिमाइंड कराना, आपके सारे डाउट में दोबारा से आपको CHF कैसे होता है, कब कौन सा ड्रग देना, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई विल सेट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, मैं 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठूंगा, आपको समझा दूंगा। सो आई होप समझ आ गए सबको ड्रग के नाम, कंप्लीट लिस्ट समझ आ गई। पहला काम है आपका ड्रग के नाम याद करना है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल ड्रग्स। पहले हम कन्वेंशनल डीमार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट भी हमें समझ आ गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल ड्रग्स। And the first drug we will write is, most important one is methotrexate. So methotrexate, remember, it has immunosuppressive action. ये इम्यूनिटी को कम करता है because it kills lymphocyte. How? The first immunosuppressive action is methotrexate is an anti-folate drug. You know lymphocyte को डिवाइड करने के लिए फोलिक एसिड चाहिए, and it inhibits which enzyme? DHFR एंजाइम। कोई बच्चा मुझे बता सकता है DHFR की फुल फॉर्म क्या थी? मैंने आपको बताई थी DHFR, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम। सेकंड, इट ऑल्सो इनहिबिट एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। methotrexate also inhibit एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। अब बेटा एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है? एडिनोसिन को डिग्रेड करता है। तो अब हम कह सकते हैं एडिनोसिन डिग्रेड नहीं होगा, सो इट कॉजेस इंक्रीज इन एडिनोसिन लेवल। सेल के अंदर एडिनोसिन का लेवल बढ़ जाएगा एंड दिस एडिनोसिन गेट मूव आउट ऑफ द सेल। तो अगर हम कहें ये ब्लड वेसल है, ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये क्या रिलीज करना शुरू कर देंगे? एडिनोसिन रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो एडिनोसिन का इफ्लक्स होता है एंड रिमेंबर एडिनोसिन किल्स लिम्फोसाइट। एडिनोसिन किसको किल कर देता है? लिम्फोसाइट को किल कर देता है। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, क्या आप मुझे कोई जेनेटिक बीमारी बता सकते हैं जहां पे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है? आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। कैन यू टेल मी एडिनोसिन डीएमिनेज की जेनेटिक डेफिशिएंसी? स्किड। अंकित जी, स्किड में फुल फॉर्म क्या थी? सिवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो जिन लोगों में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं होता उनमें एडिनोसिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एडिनोसिन डिग्रेड नहीं होगा। एडिनोसिन लिम्फोसाइट को किल कर देगा और बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसीलिए ये एंजाइम जब इनहिबिट होता है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी या इम्यूनो सप्रेशन होता है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आई? गुड। नाउ द पॉइंट इज methotrexate, its dose in RA, low dose is used in RA. Low dose is around, इसकी बहुत ही लो डोज यूज होती है RA में। हाई डोज ऑफ methotrexate, जब हम methotrexate की हाई डोज यूज करते हैं, हाई डोज में इसको हम यूज करते हैं कैंसर्स में। तो methotrexate इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी है लो डोज में, और हाई डोज में ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। इसको कैंसर वाले चैप्टर में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी डोज होती है बेटा जनरली 30 मिलीग्राम, सॉरी 70 मिलीग्राम, सॉरी ऑलरेडी है वैसे 30 to 70 मिलीग्राम पर वीक। वीक में एक बार देते हैं।
कैंसर वाली डोज होती है 100 मिलीग्राम पर डे। सो डोंट यू थिंक रिमेटॉइड आर्थराइटिस में मीथोट्रेक्सेट जो है वो बहुत ही लो डोज में देता है। नाउ मेरा आपसे एक सवाल, व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ मीथोट्रेक्सेट? मीथोट्रेक्सेट इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर RA, rheumatoid arthritis. It is also the drug of choice for ankylosing spondylitis. ये भी एक आर्थराइटिस होता है। It is also the drug of choice for psoriatic arthritis. It is also the drug of choice for जब सोरियासिस बहुत डेंजरस होता है, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। मतलब और भी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में मीथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अब मेरा बेटा आप बच्चों से एक सवाल, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ मीथोट्रेक्सेट? पहला, मीथोट्रेक्सेट एक एंटीफोलेट ड्रग है, तो क्या आप बताएंगे कौन सा एनीमिया होगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सेकेंड, मीथोट्रेक्सेट इज हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, पूछा जाता है। एंड मीथोट्रेक्सेट कैन कॉज न्यूमोनिया या लंग डैमेज। ठीक है, अब बात है कि अगर आप मीथोट्रेक्सेट पेशेंट को दे रहे हो तो आपने क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है। अगर एक पेशेंट मीथोट्रेक्सेट पे है तो आप क्या क्या चीजें मॉनिटर करोगे? पहला हम लिख सकते हैं CBC। व्हाट इज CBC? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट। हेपेटोटॉक्सिक है तो कौन से? LFT। LFT स्टैंड्स फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें लिवर के एंजाइम्स लाइक SGOT, SGPT, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन ये सब मॉनिटर करेंगे। एंड चेस्ट एक्सरे। ये तीन चीजें आपने पेशेंट में करवानी है अगर एक पेशेंट मीथोट्रेक्सेट पे है। आई होप ये बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट इज मीथोट्रेक्सेट is absolutely contraindicated in pregnancy। तो जो ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्या बता सकते हो कौन सी कैटेगरी का ड्रग होगा? ABCDX। इट इज कैटेगरी X ड्रग। तो क्योंकि ये एंटीफोलेट ड्रग है, क्या आप बता सकते हो कि बच्चे में क्या होगा? फीटस में क्या होगा? फीटस में होगा बेटा NTD। कैन यू टेल मी NTD की फुल फॉर्म, जिसमें स्पाइना बाइफिडा देखा जाता है? NTD की फुल फॉर्म न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। एंड ऑल्सो मीथोट्रेक्सेट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टेशन। बच्चे में, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में निकलता है, एंटीफोलेट ड्रग आप एक न्यूबॉर्न बच्चे में नहीं दोगे। तो बेटा मीथोट्रेक्सेट पे शॉर्ट नोट आता है आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे। ठीक है, सारी बातें समझ आ गई? यस अंकित जी, बिल्कुल ठीक। बाकी के ड्रग देखते हैं। सेकेंड ड्रग इज सल्फासालाजीन। इंपॉर्टेंट ड्रग, सवाल आता है। नाउ सल्फासालाजीन, रिमेंबर इट इज अ प्रोड्रग। इट इज अ प्रोड्रग। तो ये किससे बना होता है लिखेंगे। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है सल्फापाइरिडीन, एक नाम होता है इसका सल्फापाइरिडीन। ये दो मॉलिक्यूल से बना है। एंड दिस सल्फापाइरिडीन इज अटैच्ड टू अ मॉलिक्यूल नोन एज 5-अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म लिख दो 5-ASA। अभी देखो ये आपस में ना ज्वाइंट है और एक बॉन्ड से ज्वाइंट है,
इस बॉन्ड को हमने नाम दे दिया अजो बॉन्ड। क्या नाम दे दिया? अजो बॉन्ड। ठीक है। नाउ जब आप ये सल्फासालाजीन ओरली खाते हो, तो जैसे ही हम सल्फासालाजीन खाते हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टीन में पहुंचता है। ठीक है। और आप जानते हो हमारे लार्ज इंटेस्टीन में या कोलोन में, लार्ज कोलोन में बैक्टीरियास होते हैं। सो दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन बाय, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। क्या ये बात समझ आई? दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। कोलोन के बैक्टीरिया क्या करते हैं? बॉन्ड को तोड़ देते हैं। कौन से बॉन्ड को तोड़ देते हैं? अजो बॉन्ड को तोड़ देते हैं। सल्फापाइरिडीन अलग हो गया, 5AS से अलग हो गया। सल्फापाइरिडीन इट शोस इट इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट इन RA। तो ये वाली जो मॉइटी है, ये एक्चुअली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और साइनोवियल जॉइंट में जाके इन्फ्लेमेशन कम कर देती है। 5AS से जो है वो वहीं पे रह जाती है। 5AS से इट एक्ट लोकली, वो वहीं पे काम करती है। एंड दिस 5AS से इज फाउंड टू बी द इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। It is found to be effective in the treatment of ulcerative colitis. कोलोन में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हम बोलते हैं अल्सर बन जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्या बेटा हम कह सकते हैं कि सल्फासालाजीन के दो यूजेस हैं, एक सल्फापाइरिडीन मॉइटी वाले यूज है और एक 5AS से वाले यूज है। तो टू यूजेस ऑफ सल्फासालाजीन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब बेटा एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल। अच्छा, सल्फापाइरिडीन के साइड इफेक्ट लिखते हैं। सल्फापाइरिडीन साइड इफेक्ट्स आर इट डिक्रीज स्पर्म काउंट, एंड इट कॉजेस सल्फा एलर्जी, क्योंकि सल्फा वाला ड्रग है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है और सल्फा एलर्जी हो जाती है। तो इस सल्फापाइरिडीन के साइड इफेक्ट है। अब बेटा मेरा आप बच्चों से एक सवाल, अगर एक पेशेंट को सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या हमें सल्फापाइरिडीन की जरूरत है? हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ और सिर्फ 5AS की जरूरत है। सो दैट इज वाई वी मेड ड्रग्स सर्टेन 5AS से कंटेनिंग ड्रग। हमने ऐसे ड्रग्स बना दिए जिसमें 5AS से ही है, एंड दीज ड्रग्स आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। डू यू एग्री? तो ड्रग का नाम लिखेंगे मिसालाजीन, ऑलसालाजीन एंड बालसालाजाइड। तो हमें बेटा ये कैसे वर्ड याद रखें? अगर आप देखें सब में साला साला वर्ड आ रहा है, सब में साला वर्ड आएगा। साला वर्ड आ रहा है तो मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है? ये ड्रग हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं। तो इनमें क्या होता है? सिर्फ 5ASA वाला ड्रग होता है। तो सल्फासालाजीन बात समझ आ गई सब बच्चों को? बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब बात करते हैं दो ड्रग्स की इकट्ठे। ड्रग है पेनिसिलामीन और चौथा ड्रग है गोल्ड। पेनिसिलामीन और गोल्ड। अब बेटा गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या था? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या था? AU होता था ना, ऑरम बोलते थे ना गोल्ड को। तो गोल्ड के हमने सॉल्ट बना दिए, ओरोफिन, ओरो
थायोमलेट, ये सॉल्ट हैं गोल्ड के, ये बहुत ही पुराने ड्रग हैं. सो दीज ड्रग्स आर वेरी ओल्ड ड्रग्स फॉर RA. Nowadays they are rarely used. अब हम यूज नहीं करते. रीजन क्या है बेटा? बिकॉज दे बोथ आर हाईली टॉक्सिक ड्रग. दोनों के दोनों क्या हैं? हाईली टॉक्सिक. इसलिए अब हम यूज नहीं करते. अब बेटा गोल्ड और पेनिसिलामीन के टॉक्सिसिटी के बारे में हम बात करते हैं. दोनों के साइड इफेक्ट सेम टू सेम है. पहला लिखेंगे, दे आर हाईली दे डैमेज किडनी. पहला, दे डैमेज किडनी, दैट मीन्स दे आर हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, इसीलिए यूज नहीं करते. दूसरा लिखेंगे, दे प्रोड्यूस डर्माटाइटिस, दे प्रोड्यूस डायरिया एंड दे प्रोड्यूस DLE. DLE stands for ड्रग इंड्यूस्ड SLE. इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आप लिखोगे डर्माटाइटिस, डायरिया सेकेंड मोस्ट कॉमन. कई बच्चों को कंफ्यूज रहती है. मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट है आपका डैमेज किडनी. अब हम यूज नहीं करते. ठीक है, डन. नेक्स्ट बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग, एजाथायोप्रीन, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस. नाउ दीज ड्रग्स सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, दे आर यूज्ड इन RA प्लस सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट. सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट का मतलब जब व्हेन अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तभी देते हैं, अदरवाइज ये ड्रग हम नहीं देते. अदरवाइज ये ड्रग हम नहीं देते. फाइन. नेक्स्ट ड्रग इज, सिक्स्थ ड्रग इज लेफ्लुनोमाइड. सिक्स्थ ड्रग इज लेफ्लुनोमाइड. लेफ्लुनोमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाता है. लेफ्लुनोमाइड inhibit one enzyme known as DHOD ढोड. क्या करता है? DHOD ढोड. DHOD stands for dihydroorotate dehydrogenase. डाइहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजनेस. कोई बच्चा मुझे बता सकता है बायोकेम में आपने कहीं एंजाइम पढ़ा है? कहीं पढ़ा है एंजाइम? यस, ये एंजाइम हमने पढ़ा है पायरिमिडीन सिंथेसिस में. बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इनहिबिट पायरिमिडीन सिंथेसिस. पायरिमिडीन नहीं बनेगी तो क्या होगा? लिम्फोसाइट डिवाइड नहीं करेंगे. प्लस इट इज ऑल्सो एंटीफोलेट ड्रग. It is also antifolate drug. Now leflunomide side effect same like methotrexate. क्या आप बता सकते हो methotrexate के 3 साइड इफेक्ट? सेम लाइक methotrexate, like megaloblastic anemia,
हेपेटोटॉक्सिक। क्या आप लेफ्लुनोमाइड को प्रेगनेंसी में दोगे? क्या आप लेफ्लुनोमाइड को प्रेगनेंसी में दोगे? एब्सोल्युटली नहीं। क्या हो जाएगा? एंटीफोलेट ड्रग है, तो आप सब जानते हैं। तो ये मीथोट्रेक्सेट जैसा ही एक ड्रग है लेफ्लुनोमाइड। ठीक है, लेफ्लुनोमाइड इज मीथोट्रेक्सेट लाइक ड्रग। इसकी डोज पूछी जाती है। डोज ऑफ लेफ्लुनोमाइड इज 100 मिलीग्राम। एक आपको मीथोट्रेक्सेट की डोज याद रखनी है, दूसरी आपने लेफ्लुनोमाइड की डोज याद रखनी है। कुछ इजी हो गया। अब बेटा मेरा आपसे एक सवाल, जस्ट ट्राई टू टेल मी ट्रू और फॉल्स। एडिशन ऑफ लेफ्लुनोमाइड टू methotrexate increase risk of hepatotoxicity। बताओ बेटा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? का आंसर इज ट्रू, है ना, क्योंकि मीथोट्रेक्सेट भी हेपाटोटॉक्सिक था और लेफ्लुनोमाइड भी हेपाटोटॉक्सिक था। एक एडिशनल पॉइंट आपको बताता हूं, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा। लेफ्लुनोमाइड is a prodrug and its active form is teriflunomide. Its active form is teriflunomide. ठीक है। Now leflunomide is given for the treatment of RA, rheumatoid arthritis. Teriflunomide, it is given for the treatment of मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी एक्सेसिव इम्यूनिटी की वजह से ही होता है डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या हमें ये बात अच्छी लगी? है ना। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ड्रग। द लास्ट ड्रग इज क्लोरोक्वीन स्लैश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का शॉर्ट फॉर्म मैंने सीक्यू लिख दिया। रिमेंबर इन आरए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इज मोर प्रेफर्ड। कौन सा यूज करते हैं बेटा? मोर प्रेफर्ड इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। क्यों? अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो पहली बात करते हैं, क्लोरोक्वीन तो सर एक एंटी मलेरियल ड्रग है। रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम एंटी मलेरियल ड्रग, क्लोरोक्वीन इम्यूनिटी को भी कम करता है। क्लोरोक्वीन हैज इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन। ये मलेरिया में तो काम करता ही करता है, पर ये इम्यूनिटी भी कम करता है। हाउ? क्लोरोक्वीन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा। ये लिम्फोसाइट में से इनका प्रोडक्शन कम करता है। ठीक है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी गिव क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। नाउ द पॉइंट इज, अगर हम बात करें पहले क्लोरोक्वीन की, हमने पढ़ा था क्लोरोक्वीन हैज हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ याद आ रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 15,000 लीटर। इसका मतलब क्या था? इट डिपॉजिट्स इन ऑल ऑर्गन। इट डिपॉजिट्स इन ऑल ऑर्गन्स। तो बताओ रेटिना में क्या साइड इफेक्ट आता था? बुल्स आई, पढ़ेंगे हम एंटीबायोटिक में, रेटिनोपैथी।
विच लीड्स टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। और हार्ट में क्या हो जाता है? हार्ट में क्यूटी प्रोलोंगेशन और एरिथमिया का रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये हर ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, क्लोरोक्वीन की एक फॉर्म बनाई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अब बेटा जैसे ही हमने हाइड्रोक्सी बनाया, क्या हम कह सकते हैं लिटिल बिट मोर वाटर सॉल्युबल हो गया? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इज मोर वाटर सॉल्युबल, मतलब ये ब्लड में ही रहेगा। इट हैज लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज लॉन्गर एंड बेटर इम्यूनोसप्रेसेंट। It is longer and better immunosuppressant than chloroquine. Why? Because it has less risk of causing all these side effects. तो बताओ, क्यूटी प्रोलोंगेशन, बुल्सआई, रेटिनोपैथी क्लोरोक्वीन से देखा जाता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से देखा जाता है? ये क्लोरोक्वीन से ज्यादा देखा जाता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम प्रेफर करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। सबको बात समझ आई? ठीक है। सो बेटा दिस कंप्लीट्स अवर डीमार्ट्स, कन्वेंशनल डीमार्ट। लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिक्स। लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिक्स। तो पहले बात करते हैं हम एंटी टीएनएफ अल्फा। और इसमें सबसे पहला ड्रग है बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इनफ्लिक्सीमैब। नाउ इनफ्लिक्सीमैब का बेटा आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है। इनफ्लिक्सीमैब स्ट्रक्चर इज इट्स अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और आप जानते हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाला पोर्शन आप बोलते हो फैब पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को आप बोलते हो एफसी पोर्शन। डू यू एग्री? सर इसमें जो एफसी पोर्शन है वो होता है आईजी जी का। एफसी पोर्शन तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन जी का लगा दिया। फैब पोर्शन की जगह हमने लगा दिया टीएनएफ अल्फा का रिसेप्टर। फैब पोर्शन की जगह हमने क्या लगा दिया? टीएनएफ अल्फा का रिसेप्टर। सो डोंट यू थिंक जो ब्लड में टीएनएफ अल्फा घूम रहा है, जो ब्लड में टीएनएफ अल्फा घूम रहा है, ये इससे बाइंड कर जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लिक्सीमैब। सबको समझ आ गया? सो इनफ्लिक्सीमैब का स्ट्रक्चर। अब बेटा एक बात बताइए, ऐसे ही हमने और ड्रग्स बना दिए, सर्टोलिजुमैब, अडालीम्यूमैब, गोलीम्यूमैब। अब बेटा एक ड्रग है इटारनीसेप्ट, ये भी यही था। अब देखो बेटा इटारनीसेप्ट में आप देख रहे हो मैब वर्ड नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ सेप्ट वर्ड आ रहा है। सेप्ट का मतलब इट इज ओनली एंड ओनली टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर। और ये टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर क्या करेगा? इट विल किल एंड बाइंड टीएनएफ अल्फा। तो इसीलिए वर्ड क्या आ गया? सेप्ट। तो इसको हमने नाम दे दिया इट इज डिकॉय, इट इज डिकॉय रिसेप्टर। इट इज डिकॉय, डिकॉय मतलब ये टीएनएफ अल्फा से बाइंड करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो बताओ ये बात समझ आई? ओके। अब बेटा इन्फ्लिक्सीमैब पे ना 2-3 सवाल आते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब it is given as a drug of choice for methotrexate resistant cases like rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो जहां जहां पे हम मीथोट्रेक्सेट देते थे वहां वहां पे हम क्या देते हैं? इन्फ्लिक्सीमैब मीथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एजाथायोप्रीन रेजिस्टेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। इन दोनों बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? आईबीडी। इन दोनों बीमारियों को हम क्या बोलते हैं बेटा? आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। क्या ये सब बात को समझ आ गई? क्या सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? अब बेटा इन्फ्लिक्सीमैब का साइड इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा। एक बात बताओ, इंडिया में ना इन्फ्लिक्सीमैब यूज करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इंडिया में इन्फ्लिक्सीमैब यूज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका एक रीजन है। आपने पैथोलॉजी में ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा है? आपने पैथोलॉजी में टीबी पढ़ा है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। आपने पढ़ा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस हमारे मैक्रोफाजिस में होता है ना? तो टीबी जो होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया है, इसको हमारे जो मैक्रोफाजिस होते हैं बाय मेकिंग टीएनएफ अल्फा इसको सप्रेस करके रखते हैं ताकि टीबी ग्रो ना करे। हमने बात पढ़ी है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये हमें इंफेक्शन से बचाती है। डू यू एग्री? है ना? अब डोंट यू थिंक अगर आप एक ड्रग दोगे जो इम्यूनिटी को कम करेगा, डोंट यू थिंक सारे के सारे ड्रग जो इम्यूनिटी को कम करेंगे उनसे इंफेक्शन का रिस्क बढ़ेगा? इन्फ्लिक्सीमैब टीएनएफ अल्फा को इनहिबिट करता है। दैट इज व्हाई इन्फ्लिक्सीमैब कॉजेस रीएक्टिवेशन। और इंडिया में आप जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है टीबी। रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट टीबी। ये जो टीबी अभी तक सप्रेस था ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो डोंट यू थिंक अब अगर एक आदमी में लेटेंट टीबी है कि नहीं, एक आदमी में टीबी है कि नहीं, अगर आप अपना भी एक्सरे कराओगे तो बहुत हाई चांसेस है आपको एक्सरे पे कुछ गॉन्स फोकाई मिलेंगे। गॉन्स फोकाई ग्रैन्युलोमा मिल सकते हैं। हम सब में टीबी हो सकता है, पर हम सब में टीबी जो है लेटेंट है, डॉर्मेंट है, वो डिवाइड नहीं कर रहा। इम्यूनिटी कम करोगे वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। इंडिया में लेटेंट टीबी होना बड़ा कॉमन बीमारी है। आप में, मेरे में भी हो सकती है वो, पर हम हेल्दी है। क्यों? मैक्रोफाज उसे सप्रेस करके रखते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब दोगे, टीएनएफ अल्फा हटने की वजह से रीएक्टिवेट हो जाएगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये जो लेटेंट टीबी होता है ये हमारी बॉडी में है कि नहीं है? ये हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? कौन से टेस्ट से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एक आदमी में लेटेंट टीबी है कि नहीं है? एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी? कैन यू टेल मी अ टेस्ट हाउ वी कैन डायग्नोस whether a person is suffering from latent TB or not? शाबाश अंकित जी, बहुत बढ़िया। तो दैट इज वाई वी ऑलवेज डू मोंटू टेस्ट। बहुत बढ़िया बेटा।
बिफोर गिविंग infliximab. Always do Montu test before giving infliximab. क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है मोंटू टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? अंकित जी आपसे पूछ रहा हूं। इग्रा, अरे शाबाश, सौम्यदीप जी तो बहुत आगे पहुंच गए हैं। इग्रा भी बहुत अच्छा टेस्ट है पर बड़ा महंगा है। मोंटू से ही पता लग जाता है, इग्रा भी किया जाता है पर इग्रा बड़ा महंगा। तो कोई और नाम बता सकते हो? मोंटू टेस्ट का दूसरा नाम होता है पीपीडी टेस्ट। Anyone who can tell me the full form of PPD? Purified Protein Derivative Test. Purified Protein Derivative Test. PPD test. Purified Protein Derivative. PPD Purified Protein Derivative. इसमें हम टीबी का प्रोटीन निकालते हैं, पेशेंट में देते हैं और देखते हैं इन्फ्लामेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है मतलब हाँ हम में टीबी है। सबको बात समझ आई? पीपीडी टेस्ट, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्योंकि मोंटू जो है ना बहुत पुराना नाम हो चुका है। आपने तो इग्रा भी जानते हो आप, ऑल्दो इग्रा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका फार्मा में। वो एक छोटी सी चीज के लिए हम इग्रा नहीं करेंगे, पैथ में पढ़ेंगे। आप समझ आ गई? समझ आ गई? अच्छी लगी कहानी? नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, एंटी इंटरल्यूकिन 6 ड्रग इज टोसिलिजुमैब and sarilumab. So tocilizumab, where it is given? Yes, it is given in methotrexate resistant RA, बट हम प्रेफर करते हैं कौन सा देना? methotrexate resistant RA. It is also given to treat cytokine storm in COVID-19। पढ़ा था हमने कोविड-19 में टोसिलिजुमैब दे रहे थे। तो जब बहुत ज्यादा साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन बेटा कुछ नहीं होती, साइटोकाइंस होती है ना। इंटरल्यूकिन 6 क्या करती है? बाकी साइटोकाइंस को भी रिलीज कराती है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर, 20 इनहिबिटर। एक ड्रग बस मैं आपको बता देता हूं, और दो ड्रग बता देता हूं। एक लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ CTLA4 रिसेप्टर। पहला ड्रग है अबेटासेप्ट। अब बेटा एक क्या ड्रग है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अबेटासेप्ट क्या है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बेटा क्या होता है, एक सेल होता है एपीसी। एपीसी क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इस पे बेटा एक रिसेप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इस पे बेटा एक रिसेप्टर होता है CD28, या आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर ये CD28 लिम्फोसाइट पे जाएगा, लिम्फोसाइट पे एक रिसेप्टर होता है, जनरली उसको हम नहीं लिखेंगे। इट कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट रिलीज इंफ्लेमेटरी मीडिएटर। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। अब बेटा क्या होता है, कई टी सेल्स पे एक रिसेप्टर होता है CTLA4। CTLA4 जो है एक नेगेटिव स्टिमुलस है। क्या है ये? नेगेटिव स्टिमुलस है। नेगेटिव मतलब अगर ये इससे बाइंड कर गया, अगर ये इससे बाइंड कर गया, ये CTLA4 को इनहिबिट, CD28 को इनहिबिट कर देगा। क्या ये बात समझ आई सब बच्चों को? तो CTLA4 बेटा कैसा रिसेप्टर होता है?
एक नेगेटिव रिसेप्टर होता है जो लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट नहीं होने देता। इसीलिए CTLA4, इट इज ऑल्सो नोन एज को-स्टिमुलेटर इनहिबिटर। ये इस को-स्टिमुलेशन को नहीं होने देता। को-स्टिमुलेशन मतलब आपस में लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट नहीं होने देता। पहले बताइए, ये बात सबको समझ आई? तो हमने बना दिया बेटा अबैटासेप्ट। अबैटासेप्ट क्या है? अबैटासेप्ट इज CTLA4 रिसेप्टर। अब आप मुझे बताइए, अबैटासेप्ट, सेप्ट वर्ड किसी के भी एंड में आएगा तो मतलब क्या होता है? वो रिसेप्टर होता है। So it is nothing, it is CTLA4 receptor given by injection for the treatment of rheumatoid arthritis, क्योंकि ये लिम्फोसाइट को काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो अबैटासेप्ट हम देते हैं RA में। एक और भी ड्रग है बेटा, एक नया ड्रग है बिलाटासेप्ट। नया ड्रग आया बिलाटासेप्ट। बिलाटासेप्ट इज गिवन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पीपल, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी जो इम्यूनिटी है वो ऑर्गन को किल नहीं करे। सबको बात समझ आई? सबको बात समझ आ गई है वाली? लास्ट ड्रग इज जेनस काइनेज इनहिबिटर। जैक इनहिबिटर। सो रिमेंबर, जैक इज अ रिसेप्टर फॉर inflammatory mediators like interleukin। जैक क्या होता है? रिसेप्टर होता है। जेनस काइनेस है ना, जैक स्टैट रिसेप्टर पढ़ा था। तो जैक इनहिबिटर में बेटा हमारे पास 3 ड्रग है। पहला जैक 1 and 3 इनहिबिटर, ड्रग का नाम टोफासिटिनिब। ठीक है, जैक इनहिबिटर आर गिवन ओरल, ये ओरल ड्रग है, पढ़ा था हमने। टोफासिटिनिब जैक 1 2, बैरिसिटिनिब एंड जैक 1 इनहिबिटर। 1 का मतलब यूनी, यूनी मतलब, अब बेटा ये कैसे याद करेंगे बताता हूं मैं आपको। बैरिसिटिनिब, जितने भी जैक इनहिबिटर है उनके एंड में निब वर्ड आ रहा है। उपाडासिटिनिब। अब बेटा 1 और 3, 3 का मतलब टी, 1 और 2, 2 का मतलब होता है बाई, बाई मतलब 2, यू का मतलब यूनी, यूनी मतलब 1। इसमें बेटा टोफासिटिनिब पे ना आपसे सवाल पूछे जाते हैं। टोफासिटिनिब हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ RA एंड IBD। और कहां पे अप्रूव्ड है ये? IBD में भी अप्रूव्ड है। IBD 2 टाइप के पढ़े थे हमने, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इनका मेन साइड इफेक्ट क्या है? बोन मैरो सप्रेशन। क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन का भी जो रिसेप्टर होता है, RBC WBC जिससे डिवाइड होते हैं, वो भी जैक्स, मैंने आपको जनरल फार्मा में बात बताई थी, एंटी कैंसर वाले में दोबारा बताऊंगा। सो दिस फिनिशेज अवर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। समझ गया बेटा सारे? ठीक है, समझ आ गई? अच्छे से ऐसे ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाने। लेट्स टॉक अबाउट गाउट, इजियर टॉपिक। ना बेटा, व्हाट इज गाउट? नाउ व्हाट इज गाउट? बेटा गाउट में क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन ब्लड यूरिक एसिड लेवल
तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो हाइपर यूरिसीमिया। इसको आप क्या बोलते हो? हाइपर यूरिसीमिया। अब बेटा ये जो यूरिक एसिड होता है, इट गोस इनटू द जॉइंट। अगर ये जॉइंट में जाएगा तो इट विल लीड टू गाउटी आर्थराइटिस। कौन से क्रिस्टल होते हैं एनीवन गाउट में? कौन से क्रिस्टल होते हैं जॉइंट में? बाइफ्रिंजेंट है ना, तो जॉइंट में चला जाता है। सेकंड, इट गोस इनटू टेंडन्स एंड लिगामेंट। ये टेंडेंस और लिगामेंट्स में भी जमा हो जाता है, और टेंडेंस और लिगामेंट्स में इन्फ्लामेशन होती है। इस इन्फ्लामेशन को आप बोलते हो टोफाई, ठीक है। तो इसमें भी जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन होती है। डन, ठीक है, इजी, यस। अब बेटा हमें करना क्या है? हमें दो चीजें करनी है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमें एक्यूट अटैक में कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में, क्रॉनिक ट्रीटमेंट में रिड्यूस ब्लड यूरिक एसिड लेवल। तो हमें दो ट्रीटमेंट करने हैं, एक्यूट अटैक में और क्रॉनिक डिजीज में। लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है? ब्लड में यूरिक एसिड कम करना है, और जब आदमी को एक्यूट अटैक पड़ा, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रही है, उसको फटाफट ठीक करना है। तो इसीलिए हमने गाउट को दो में डिवाइड कर दिया। गाउट को बेटा हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट। गाउट को हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट। इन एक्यूट गाउट गिव एंटी इंफ्लामेटरी, इन एक्यूट गाउट गिव एंटी इंफ्लामेटरी, इन क्रॉनिक गाउट रिड्यूस ब्लड यूरिक एसिड, ताकि वो डिपॉजिट ही ना हो। लॉन्ग टर्म में ब्लड में यूरिक एसिड कम कर दो। समझ आ गई सबको कहानी? अब पहले बात करते हैं एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ गाउट इज अगेन NSAIDs। NSAID stands for non-steroidal anti-inflammatory drug, all except पहला एस्पिरिन एंड PCM, पैरासिटामोल। Why? Because aspirin increase यूरिक एसिड लेवल। एस्पिरिन खुद क्या करता है? यूरिक एसिड। पैरासिटामोल पुअर एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम सिर्फ पैरासिटामोल नहीं देते, गाउट में हम एस्पिरिन प्लस पैरासिटामोल दोनों नहीं देते। सर एनसेड से ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंट, वी गिव अ ड्रग कॉल्चिसिन। सर अब भी ठीक नहीं होता, वी गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और सेम टू सेम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। क्या ये बात समझ आ गई? तो यहां पे हमने क्या किया, बीच में एक और ड्रग ऐड कर दिया विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर यू, दैट इज कॉल्चिसिन।
ठीक है, तो एक्यूट अटैक में क्या देते हैं? एनसेड्स, कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्रॉनिक गाउट का बेटा अभी हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अबाउट अ ड्रग कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इंपॉर्टेंट ड्रग है। Now, colchicine, what is the mechanism of action? Colchicine, it is a microtubule inhibitor. एग्री? रिमेंबर, ये माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करता है। रिमेंबर, अगर मैं बात करूं, एक WBC है, एक WBC मूव कैसे करता है? WBC के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल इज साइटोस्केलेटल। WBC की मूवमेंट में, ताकि WBC आके जॉइंट में इन्फ्लामेशन करेगा, है ना, जॉइंट तक आएगा और जॉइंट में इन्फ्लामेशन करेगा, तो WBC को मूव करना है। मूव करने के लिए उसको स्केलेटल चाहिए, तो सेल का स्केलेटल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। सो कैन यू टेल मी, कॉल्चिसिन इट इनहिबिट माइग्रेशन ऑफ WBC, hence it reduces inflammation. Colchicine inhibit migration of WBC. Okay, so where colchicine is used? Colchicine, it is used in acute attack of gout. ठीक है, second use of colchicine is karyotyping. Why? Why karyotyping? Because beta, microtubule, they form spindle fibers. They form spindle fibers, and spindle fibers, they produce cell division. Spindle fibers, they do cell division. तो अगर आप कॉल्चिसिन दोगे, we will write colchicine, it is a spindle poison. ये स्पिंडल को इनहिबिट कर देता है। Because of this reason, cell cycle arrest at मेटाफेस, सेल साइकिल मेटाफेस में अरेस्ट हो जाती है। अब डोंट यू थिंक, अगर सेल साइकिल मेटाफेस में अरेस्ट हो गई, यू कैन इजीली काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या आप क्रोमोसोम के नंबर को काउंट कर सकते हो, है ना, और उनकी शेप भी देख सकते हो। सो दैट इज व्हाई कॉल्चिसिन इज यूज्ड इन कैरियोटाइपिंग। क्या सब बच्चों को बात समझ आई? अब बताओ, इसका गाउट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बताओ, गाउट में कॉल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट्स माइग्रेशन ऑफ WBC। कैरियोटाइपिंग में क्या रीजन है? सर, इस सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। कॉल्चिसिन का बेटा साइड इफेक्ट क्या होगा? डोंट यू थिंक ये सेल साइकिल को इनहिबिट कर रहा है? इट इनहिबिट्स सेल डिवीजन। बिकॉज इट इनहिबिट्स सेल डिवीजन, can you tell me certain cells in our body which is rapidly dividing cell? क्या आप कोई रैपिडली डिवाइडिंग सेल बता सकते हो हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? रैपिडली डिवाइडिंग सेल, GIT के सेल्स, इट कॉजेस GIT अल्सर। GIT अल्सर होने की वजह से डायरिया। और कौन से सेल्स? बोन मैरो सप्रेशन, विच कैन बी वेरी डेंजरस।
एंड बोन मैरो सप्रेशन। यस, है ना, बोन मैरो स्टेम सेल्स। सो कॉल्चिसिन याद रखना है आपने, ओरल दिया जाता है ये, ठीक है, इट्स एन ओरल ड्रग। अब बेटा लेट्स टॉक अबाउट द ड्रग्स फॉर क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट में क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस यूरिक एसिड इन ब्लड। वी हैव टू रिड्यूस यूरिक एसिड इन ब्लड। तो मान के चलो बेटा ये ब्लड है, और ब्लड में क्या है, यूरिक एसिड है। हमें इस ब्लड में यूरिक एसिड को कम करना है। कैसे कम करें, लेट्स अंडरस्टैंड पहला पॉइंट। सर यूरिक एसिड की सिंथेसिस को ही कम कर दो। तो यूरिक एसिड बेटा बनता कैसे है, इस बात को समझिए। एक मॉलिक्यूल होता है हाइपोजेंथीन, एक मॉलिक्यूल होता है बेटा हाइपोजेंथीन। ये याद रखना है आपने। हाइपोजेंथीन क्या है बेटा, एक प्यूरिन प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्यूरिन होता है, एंड प्यूरिन से ही यूरिक एसिड बनता है। हाइपोजेंथीन गोस टू द लिवर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, और इसके लिए एंजाइम होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। लिवर में कौन सा एंजाइम होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये क्या करता है, पहले हाइपोजेंथीन को ज़ैंथीन में कन्वर्ट करता है, फिर ज़ैंथीन से यूरिक एसिड बन जाता है। तो लिवर में कौन सा एंजाइम बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। अब बेटा ये यूरिक एसिड जो होता है ये किडनी में जाता है और नॉर्मली यूरिन में निकल जाता है। ये नॉर्मली यूरिन में निकल जाता है ना, किडनी से। बट सर एक प्रॉब्लम है, एक ट्रांसपोर्टर होता है नेफ्रॉन में, किडनी में, जो इस यूरिक एसिड को दोबारा क्या कर सकता है, रीएब्जॉर्ब कर सकता है। एक ट्रांसपोर्टर है जो यूरिक एसिड को दोबारा यूरिन से ब्लड में एब्जॉर्ब कर देता है। उस ट्रांसपोर्टर का हमने नाम दे दिया OATP। कौन सा ट्रांसपोर्टर, OATP, ठीक है। अब देखिए बेटा हम ब्लड में कैसे कैसे यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हैं। सो वी हैव 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स फॉर क्रॉनिक गाउट। हमारे पास कितने ड्रग्स हैं, 3 क्लासेस हैं ड्रग्स विच आर यूज्ड इन क्रॉनिक गाउट। पहला ड्रग लिखेंगे बेटा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या सब बच्चों को बात समझ आ गई, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। पहले स्टेप को ब्लॉक कर दो, ठीक है। ड्रग के नाम एलोप्यूरिनॉल। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोई ट्रिक याद करने की एलोप्यूरिनॉल की, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, प्यूरिन। ऑक्सीप्यूरिनॉल इसी की एक्टिव फॉर्म है, अभी देख लेंगे हम, प्यूरिन। तो एलोप्यूरिनॉल क्या एक फेक प्यूरिन होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज क्या होगा, और एक और ड्रग एफ से फेबुक्सोस्टैट। कोई बच्चा बता सकते हैं हम फेबुक्सोस्टैट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। अगर आप देखें इसमें कुछ एक्सो वर्ड आ रहा है, एक्सो का मतलब, एक्सो का मतलब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, स्टैट का मतलब इनहिबिटर। सेकेंड ड्रग्स है बेटा, थर्ड ड्रग हम पहले लिखते हैं। चलो पहले सेकेंड ड्रग लिख लेते हैं। सर एक ड्रग है जो ब्लड में यूरिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देगा या डीग्रेड कर देगा। सो हमने ड्रग बना दिए जो ब्लड में ही यूरिक एसिड को डीग्रेड कर देगा, ठीक है। ड्रग का नाम हमने बना दिया यूरिक एसिड
ऑक्सीडेज एंजाइम। बात समझ आई? हमने क्या बना दिया, एक एंजाइम दे दिया जो ब्लड में ही यूरिक एसिड को डिग्रेड कर देगा। किस में डिग्रेड कर देगा? एलेंटॉइन में डिग्रेड कर देगा। अभी मैं बताऊंगा कि एलेंटॉइन जॉइंट में डिपॉजिट नहीं हो सकता, ये हार्मलेस मॉलिक्यूल है। तो एंजाइम है, नाम लिखे, रस्प यूरिकेस। एंजाइम है तो एस वर्ड आएगा, पेग्लोटिकेस। एंजाइम है तो एस वर्ड आएगा, हर एंजाइम। तीसरा है बेटा द ड्रग विच विल इनहिबिट दिस ओएटीपी ट्रांसपोर्टर। और अगर ओएटीपी ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो गया तो यूरिक एसिड कहां निकल जाएगा? ब्लड वाला यूरिन में निकल जाएगा। तो इन ड्रग्स का हमने नाम दे दिया यूरिकोस यूरिक एजेंट या यूरिकोस यूरिक ड्रग्स। दे इनहिबिट ओएटीपी। क्या होता है ओएटीपी? अभी बताता हूं। और यूरिक एसिड यूरिन में निकल जाएगा। इन ड्रग्स के नाम अभी हम लिखेंगे, प्रोबेनेसिड। चलो लिख ही लेते हैं, बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। बेंस ब्रोमारोन, 4 ड्रग है। सल्फेनपाइरिजोन आजकल यूज नहीं होते ज्यादा। एंड अ न्यू ड्रग लेसिनोराड। सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर गाउट। आपके सामने गाउट के सारे ड्रग्स आ गए, याद हो जाएंगे। गाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स टॉक अबाउट what is the drug of choice for chronic gout? They are the drug of choice for chronic gout. And these drugs are given in resistant cases. Resistant cases में हम कौन सा ड्रग देते हैं? Uric acid oxidase enzyme. This is the treatment of chronic gout. So can you tell me most commonly used कौन सा ड्रग होता है allopurinol like drug? So let's talk about first drug, that is xanthine oxidase inhibitor. ठीक है, 3 ड्रग है। नाउ xanthine oxidase inhibitor, they are the drug of choice for chronic gout. नाउ बेटा chronic gout का मतलब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है या फिर हाइपर यूरिसीमिया। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया? ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं? मोस्ट कॉमन कारण कोई बता सकता है ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़ने का? एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी? लाइक सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, यूरिक एसिड यूरिन में नहीं जा रहा। सर सेल की डेथ हो रही है, सेल मर रहा है और उसका डीएनए टूट रहा है और डीएनए टूटने की वजह से प्यूरिन आ रहे हैं और प्यूरिन यूरिक एसिड में बन रहे हैं। सर ऐसा कब होता है? जब आदमी को कैंसर होता है, कैंसर में गाउट होता है और इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया, जब कैंसर वाले सेल मरते हैं तो प्यूरिन बनती है डीएनए से, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। समझ आई बात? ठीक है। तीसरा ड्रग इंड्यूस्ड गाउट। कौन कौन से ड्रग गाउट करते हैं थोड़ी देर में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल 1-2 नाम याद रख लो, लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक। एक और लिख लो, नियासिन। हम पूरी लिस्ट अभी बाद में देखेंगे कौन कौन से ड्रग्स गाउट करते हैं। आई होप ये बात समझ आई। मोस्ट कॉमन कारण होता है किडनी डैमेज और कैंसर। तो पहला ड्रग है बेटा एलोप्यूरिनॉल। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर करेगा।
कौन सा बच्चा सही आंसर करेगा? सर एलोप्यूरिनॉल क्या है? एक प्यूरिन है। इट इज अ प्यूरिन एनालॉग, मतलब एक फेक प्यूरिन है। और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं नॉर्मल प्यूरिन्स पे काम करूं कि फेक प्यूरिन पे काम करूं। फेक प्यूरिन क्या है? एलोप्यूरिनॉल। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, एलोप्यूरिनॉल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का? एलोप्यूरिनॉल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कि नॉन कॉम्पिटिटिव? एलोप्यूरिनॉल इज अ कॉम्पिटिटिव inhibitor of xanthine oxidase। शाबाश। ऑक्सीप्यूरिनॉल एक्टिव फॉर्म ऑफ एलोप्यूरिनॉल। ऑक्सीप्यूरिनॉल इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम होता है एलोजैंथीन। दूसरा नाम क्या होता है? एलोजैंथीन। अब बनाया बेटा हमने फेबुक्सोस्टैट। एक्सो का मतलब जैंथीन ऑक्सीडेज, स्टैट मतलब इनहिबिटर। इट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और बेटा असलियत बताऊं, आज की डेट में हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं फेबुक्सोस्टैट। उसका रीजन अभी आपको समझ आएगा, ठीक है? तो ओवरऑल वैसे एलोप्यूरिनॉल जैसे ही ड्रग देते हैं, इनमें से कोई भी ड्रग आ जाएगा, दे विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट एलोप्यूरिनॉल इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, इन एलोप्यूरिनॉल इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, पहली बात, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, एलोप्यूरिनॉल वॉज मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर। हमने क्यों बनाया था एलोप्यूरिनॉल? इट वॉज मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर या लीशमेनिया इन्फेक्शन। बट अब हम यूज नहीं करते, अब हम इसे गाउट में यूज करते हैं। नाउ एलोप्यूरिनॉल लिखेंगे, इट कैन बी गिवन ओरल as well as IV. It is considered to be the drug of choice. Now, allopurinol, what are the side effects of allopurinol? Pehla side effect, allopurinol causes hypersensitivity, which is the most common side effect of allopurinol, hypersensitivity. And this hypersensitivity is seen in HLA B 1502 positive patients. And hypersensitivity is the most common साइड इफेक्ट, रैशेस एक्सेट्रा, चारों की चारों हाइपर सेंसिटिविटी होती है क्योंकि ये लिवर पे काम कर रहा है। एलोप्यूरिनॉल इज अ हाईली हिपैटोटॉक्सिक ड्रग एंड इट कॉजेस बोन मैरो सप्रेशन। एलोप्यूरिनॉल कॉजेस बोन मैरो सप्रेशन। फाइन, now febuxostat, what is the advantage? Advantage of febuxostat is नो हाइपर सेंसिटिविटी, इसीलिए बेटा हमने बनाया फेबुक्सोस्टैट। तो अगर एक आदमी को एलोप्यूरिनॉल से एलर्जी हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो हमने बनाया फेबुक्सोस्टैट। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। एलोप्यूरिनॉल इज अ CYP इनहिबिटर, hence
it increases the plasma levels and toxicity of other drugs. Like example, warfarin. वारफरिन CYP से मेटाबोलाइज होता है ना? वारफरिन CYP से मेटाबोलाइज होता है, तो वारफरिन से ब्लीडिंग का रिस्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट, देर आर टू ड्रग्स known as azathioprine and 6-mercaptopurine। अब बेटा इन दोनों ड्रग पे जरा सा आप फोकस करिए। क्या आप बता सकते हो 6-mercaptopurine क्या है? सर ये भी एक प्यूरिन है, ये कैंसर वाला ड्रग है। एजाथायोप्रीन क्या है? सर ये भी क्या है? एक प्यूरिन है। सो दीज प्यूरिन्स, these are also purine analog. These drugs are degraded by xanthine oxidase enzyme। तो कौन से ड्रग्स हमारी बॉडी में xanthine oxidase से डिग्रेड होते हैं? एजाथायोप्रीन and 6-mercaptopurine, because they are also purines. So they are purine like drugs. Do you agree with this point? मेरा आप बच्चों से एक सवाल, सर if you combine them with, if allopurinol is given, it increase the toxicity of azathioprine and 6-mercaptopurine। डू यू एग्री? मैं आपको बताऊंगा ये एंटी कैंसर ड्रग है, इनसे बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा। तो मेरा बेटा आप लोगों से एक सवाल, मेरा आप बच्चों से एक सवाल, क्या आप मुझे बता सकते हो अगर आप इनके साथ एलोप्यूरिनॉल दे रहे हो, एजाथायोप्रीन और 6-mercaptopurine के साथ, तो इनकी डोज आपको क्या करनी पड़ेगी? सो अगर आप इनके साथ व्हाट टू डू रिड्यूस द डोज ऑफ एजाथायोप्रीन and 6-mercaptopurine by 75%। अगर आप इनके साथ एलोप्यूरिनॉल दे रहे हो, you have to reduce the dose of these drugs by, because allopurinol inhibit xanthine oxidase enzyme। एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट्स xanthine oxidase, ये ड्रग डिग्रेड नहीं होंगे। तो अगर ये ड्रग आप 100 दे रहे थे, मान के चलो अगर आप ये 100 मिलीग्राम दे रहे थे, रिड्यूस, अगर आप एलोप्यूरिनॉल दे रहे हो, गिव द डोज बाय 75%, इसका मतलब 100 मिलीग्राम के बजाय अब आपको 25 मिलीग्राम देना पड़ेगा। ये बात बेटा याद रखनी। नाउ बेटा हु विल टेल मी द आंसर? इसका आंसर सबको पता है। सर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एलोप्यूरिनॉल हाइपर सेंसिटिविटी? व्हाट इज द आंसर? अगर एक आदमी को एलोप्यूरिनॉल से हाइपर सेंसिटिविटी है, कौन सा ड्रग दोगे? फेबुक्सोस्टैट दोगे। समझ आ गई बात? सेकंड सवाल बेटा, अगर एलोप्यूरिनॉल से रेजिस्टेंस है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? पेग्लोटिकेस या फिर रसप्यूरिकेस? समझ आ गई बात है ना? So let's talk about uric acid oxidase enzymes. So uric acid oxidase enzymes
Sir, what is their mechanism of action? They degrade uric acid into एलेंटॉइन। ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड को? एलेंटॉइन में। रिमेंबर, एलेंटॉइन इज हार्मलेस, इससे गाउट नहीं होता। अब बेटा वी हैव एंजाइम्स। द फर्स्ट इज पेग्लोटिकेस, सेकेंड इज रसब्यूरिकेस। रसब्यूरिकेस इट इज अ बर्ड्स एंजाइम, ये बर्ड्स में पाया जाता है। पेग्लोटिकेस कई डेजर्ट एनिमल्स में पाया जाता है, मैमल्स में, मैमेलियन एंजाइम। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, आपने 11th-12th में एक बात पढ़ी होगी कि बर्ड्स में गाउट नहीं होता। सर बर्ड्स में गाउट क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्ड्स के ब्लड में कौन सा एंजाइम घूम रहा है? बर्ड्स के ब्लड में कौन सा एंजाइम घूम रहा है? यूरिक एसिड ऑक्सीडेज। तो इसीलिए बर्ड्स के ब्लड में यूरिक एसिड नहीं होता, उसमें एलेंटॉइन होता है। पढ़ा है आपने? एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सर हम ह्यूमंस के यूरिन में यूरिक एसिड मिलता है, सर बर्ड्स के यूरिन में यूरिक एसिड मिलता है कि एलेंटॉइन मिलता है? बर्ड्स के यूरिन में यूरिक एसिड मिलता है कि एलेंटॉइन मिलता है? एलेंटॉइन मिलता है। So where these drugs are given? These drugs are given as a resistant gout. They are the drug of choice for resistant gout. Example, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसमें बेसिकली हम देते हैं। अब बेटा मेरा आप बच्चों से एक सवाल, क्या आप एंजाइम ओरली दे सकते हो? क्या आप एंजाइम ओरली दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन है, वो तो डिग्रेड हो जाएंगे। सो दीज ड्रग्स आर आईवी ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर आईवी ड्रग्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज, सर इनका साइड इफेक्ट क्या है? सर बर्ड का एंजाइम ह्यूमन में दोगे, क्या होगा? बर्ड का एंजाइम ह्यूमन में दे रहे हो या किसी दूसरे मैमल का एंजाइम ह्यूमन में दे रहे हो, क्या होगा? दे प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी। तो इनका भी साइड इफेक्ट क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन। तो आई होप ये 3 पॉइंट हम याद रख सकते हैं इन ड्रग के साथ। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ड्रग, यूरिकोस यूरिक एजेंट्स। तो यूरिकोस यूरिक एजेंट्स दे इनहिबिट OATP transporter. OATP is also known as urate 1. यूरेट 1। OATP का मतलब होता है बेटा, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था OATP। OATP था ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और यूरेट 1 का मतलब होता है यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर। So these drugs they increase excretion of uric acid in urine. These drugs they increase excretion of uric acid in urine. Fine. अब बेटा मेरा आप बच्चों से एक सवाल, बड़ा सिंपल सा है। अगर यूरिन में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा तो इन सब ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होगा? These drugs their side effect is यूरिक एसिड स्टोन्स। इन ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड स्टोन। यूरिन में अगर यूरिक एसिड निकलेगा तो यूरिक एसिड स्टोन मिल जाएगा। दैट इज वाई दीज ड्रग्स आर गिवन
आर गिवन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, इनको बहुत ज्यादा पानी के साथ देना है ताकि यूरिक एसिड कहीं भी जमा या डिपॉजिट ना हो। इसमें पहला ड्रग है बेटा आपका प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, नहीं देना। बेंसब्रोमारोन, सेफ इन रीनल फेलियर। बट contraindicated in hepatic or liver failure. Sulfenpyrazone, it has additional NSAID-like activity. ये एक NSAID भी है, तो मतलब इसको आप एक्यूट अटैक में भी दे सकते हो। सो इट कैन बी गिवन ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑल्सो, क्योंकि NSAIDs हम एक्यूट अटैक में देते थे। ठीक है। लास्टली नेसिलोराड, इट इज अ न्यू ड्रग and this drug has been asked। समझ गए? ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच ड्रग्स कैन कॉज गाउट। पहला लिखेंगे पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड क्या है बेटा? एक एटीटी है। एटीटी स्टैंड्स फॉर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। A stands for aspirin in low dose, that is less than 2 grams per day. I for immunosuppression, like cyclosporin, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देते हैं। N फॉर नियासिन, पढ़ा था नियासिन। E फॉर इथैम्ब्यूटॉल, ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंड लास्टली डायूरेटिक्स, लूप एंड थाइजाइड। ठीक है। नाउ ड्रग्स बेनिफिशियल इन गाउट because they have uricose uric action, because these drugs have uricose uric action. Mnemonic is false. Previous slide beta, you can see। ठीक है, ठीक है अंकित जी। तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स बेनिफिशियल इन गाउट। पहला लिखेंगे फिनोफिब्रेट। फिब्रेट कहां पढ़े थे बेटा हमने? जो लिपिड लेवल कम करते थे। एस्पिरिन इन हाई डोज, that is more than 5 grams per day। कुछ समझ आ रहा है एस्पिरिन के साथ आपको? ठीक है। लोसार्टन पढ़ा था हमने, सार्टन। एंड स्टेटिन्स, एंड स्टेटिन्स। So this completes your autocoids chapter। ठीक है। Let's start with the next chapter, that is GIT। छोटा सा चैप्टर है, कल तक फिनिश हो ही जाएगा हमारा। बेटा GIT में हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहला एसिड पेप्टिक डिजीज,
अब बेटा एसिड पेप्टिक डिजीज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एसिड पेप्टिक डिजीज में क्या होता है, स्टमक में जो पेराइटल सेल्स हैं एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब HCl एक्सेस में होता है, HCl से क्या होता है, पेन होता है, जिसे आप बोलते हो हार्ट बर्न। ठीक है, HCl से पेप्सिन एंजाइम रिएक्टिवेट हो जाता है विच लीड्स टू पेप्टिक अल्सर। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, स्टमक और डियोडेनल के सेल्स को किल कर देता है ना, अल्सर। फिर क्या होता है बेटा, ये जो HCl है कई बार ऊपर चला जाता है। अगर ये HCl ऊपर ईसोफेगस में चला गया तो कौन सी बीमारी हो जाती है, GERD। GERD stands for gastroesophageal reflux disease. So there are 3 diseases in acid peptic disease. कौन से 3 बीमारियां होती हैं, पहला तो हार्ट बर्न, सिर्फ पेन होना HCl की वजह से। पेप्सिन को एक्टिवेट हो गया तो पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, स्टमक अल्सर हो जाएंगे। और HCl ऊपर चला गया, GERD। फुल फॉर्म अंकित जी ने लिख दी है, आप बच्चे देख सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ड्रग्स वी हैव। पहले मैं आपको ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बता देता हूं। ठीक है सर, फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग विच वी हैव इज, एक एक करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग वी हैव इज एसिड सप्रेसेंट। एसिड सप्रेसेंट जो होते हैं, दे डिक्रीज HCl इन लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म HCl को कम करते हैं। इसमें बेटा हमारे पास 4 ड्रग होते हैं। पहला PPI, PPI स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, एंटी मस्करिनिक, प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी देख लेंगे क्या है। नाउ रिमेंबर, दीज ड्रग्स आर गिवन फॉर राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन। Round the clock protection, and PPI, they are the drug of choice for acid peptic disease। कोई भी बीमारी हो, PPI ड्रग ऑफ चॉइस है। और तीनों बीमारियों में PPI ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या बता सकते हो कौन सी 3 बीमारियां, हार्टबर्न, पेप्टिक अल्सर, GERD। अब बेटा सेकंड है हमारे पास एसिड न्यूट्रलाइजर। एसिड न्यूट्रलाइजर में है हमारे पास एंटासिड्स। एंटासिड बेसिक ड्रग्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये फास्टेस्ट ड्रग होंगे। दे आर गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ। प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ, फटाफट पेन को या हार्ट बर्न को रिलीव कराने के लिए हम देते हैं एंटासिड। इनो काम करे 5 सेकंड में, ऐड देखिए आपने, इनो काम करे। देन अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर को बचाना है हमें अगर बन गया है, सुक्राल्फेट बिस्मथ कंपाउंड। नाउ अब आप जानते हो एक बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर होता है। कौन सा बैक्टीरिया करता है पेप्टिक अल्सर, सुने किसी ने, H पाइलोराई। उसकी एंटीबायोटिक्स देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे कई मिसलेनियस ड्रग्स, एंटीफोमिंग, एंटीफ्लैटुलेंस। ठीक है, let's start with the first class of drug, that is acid suppressant। तो acid suppressant, remember, they are given for round the clock protection। राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन का मतलब इनको हम हमेशा देते हैं और एक कंटिन्यूअसली स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। दे आर गिवन फॉर राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म बेसिस में हम देते हैं। तो एक बार देखते हैं हम कि नॉर्मली HCl प्रोड्यूस कैसे होता है।
आप जानते हो हमारे ब्रेन से वेगस नर्व आती है। वेगस नर्व जाती है जीआईटी पे, और वेगस नर्व रिलीज करती है बेटा क्या? एसीएच। एसीएच स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जीआईटी में एक सेल्स होते हैं बेटा, जिसको हमने नाम दे दिया हिस्टामिनोसाइट। एंड एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? M1 रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन का कौन सा रिसेप्टर लिखेंगे? M1। M1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है, M इज मस्करिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर, हिस्टामिनोसाइट स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड दे रिलीज हिस्टामीन। क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामीन। इनसे क्या रिलीज होता है? हिस्टामीन। अब बेटा ये जो हिस्टामीन है, ये स्टमक में ही एक सेल्स पे काम करता है, पेराइटल सेल्स। और हिस्टामीन का रिसेप्टर होता है बेटा कौन सा? H2 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर बेटा? H2। एसिटाइल कोलिन का कौन सा लिखा हमने? M1। हिस्टामीन का कौन सा लिखा? H2। फिर ये जैसे ही पेराइटल सेल्स पे जाते हैं, पेराइटल सेल पे एक पंप काम करना शुरू कर देता है। पंप क्या करता है? ठीक है, एक पंप काम करना शुरू कर देता है, जिससे HCl का सिक्रीशन होता है। इस पंप का हमने नाम दे दिया, क्योंकि इसमें H+ आयन है, इस पंप को हम बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। H+ को बेटा आप केमिस्ट्री में क्या बोलते थे? प्रोटॉन बोलते थे। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। तो हिस्टामिन की मदद से क्या होता है? प्रोटॉन पंप काम करना शुरू कर देता है और HCl का सिक्रीशन होता है। इजी हो गया। अब हमारे पास बेटा 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, उनको हम एक एक करके यहीं पे हम समझेंगे। पहला ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक, दे ब्लॉक M1 रिसेप्टर। ड्रग के नाम सिर्फ 2 ड्रग हैं, पायरेंजापीन, टिलेंजापीन। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। दूसरा ड्रग है बेटा H2 ब्लॉकर। H2 मतलब हिस्टामिन का 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इन ड्रग के एंड में टिडीन वर्ड आएगा। बहुत सारे ड्रग होंगे, देखेंगे। और लास्टली है हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, इनके एंड में प्रजोल वर्ड आएगा। इनके एंड में प्रजोल वर्ड आएगा, इनके एंड में टिडीन वर्ड आएगा। अब बेटा मेरा आप बच्चों से एक सवाल, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इनमें से कौन सा ड्रग सबसे ज्यादा HCl कम करेगा? विच ड्रग कॉजेस डिक्रीज, मैक्सिमम डिक्रीज इन HCl? व्हाट इज द आंसर? कौन सा ड्रग आपको लगता है सबसे ज्यादा HCl कम करेगा? एंटीकोलिनर्जिक, H2 ब्लॉकर के प्रोटॉन पंप? यस अंकित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्योंकि वो लास्ट स्टेप पे काम कर रहा है। तो पायरेंजापीन एंड टिलेंजापीन, दे डिक्रीज HCl बाय 40 to 60%। H2 ब्लॉकर 60 to 80%। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 80 to 99%। So can you tell me most effective? Most effective are PPI. So most effective drugs are proton pump inhibitor. समझ गए बात? नेक्स्ट सवाल। अब बेटा जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो सडनली क्या होता है? आपकी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन होता है। और जब आप खाना नहीं खा रहे, जब आप सो रहे हो नॉकटर्नल, तब भी आपकी बॉडी में बेसल लेवल ऑफ HCl प्रोड्यूस होता रहता है। तो जब आप खाना खाते हो तो सडनली HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब आप खाना नहीं खा रहे तो थोड़ा थोड़ा HCl कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होगा। सो विच ड्रग रिड्यूस मील इंड्यूस्ड एसिड प्रोडक्शन? दे रिड्यूस
they reduce meal induced acid production, they reduce meal induced acid production. तो ये तीनों के तीनों ड्रग खाना खाने के बाद जब HCl ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसको कम करेंगे, बट जब आप सो रहे हो दे कैन नॉट रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस. So what is the drawback of pyrinzapine and tilinzapine? Pyrinzapine and tilinzapine nowadays they are not used. Hence these drugs are nowadays not used because they are very less effective drug as compared to H2 blocker and proton pump inhibitor. ठीक है, क्योंकि बेटा जब HCl रिलीज होता है, HCl सिर्फ एक ऐसा मीडिएटर नहीं है, सिर्फ वेगस नर्व भी ऐसी मीडिएटर नहीं है जो HCl रिलीज करा सके. हमारा जो GIT है वो एक टाइप का ना ऑटोनॉमस है, वो अपने आप भी काम कर सकता है. ये याद रखना, वो ब्रेन के कंट्रोल के बिना भी काम कर सकता है हमारा GIT. ठीक है, एंड देयर साइड इफेक्ट इज एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट. पायरेंजापिन और टिलेंजापिन के एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट. बेटा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसलिए मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि वो फाइनल स्टेप जो HCl प्रोडक्शन के लिए चाहिए उस फाइनल स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं. किसी भी कारण से अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना वैभव जी, सही कह रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. So proton pump inhibitor, you will write a very important point. PPI, they are irreversible inhibitor of hydrogen potassium ATPase. और किसी भी ड्रग में अगर इरिवर्सिबल वर्ड आता है तो मतलब क्या है, दे आर सुसाइड इनहिबिटर. और इरिवर्सिबल के साथ बेटा हमने क्या वर्ड लिखते थे, हिट एंड रन ड्रग. और कौन सा बॉन्ड होता था बेटा इरिवर्सिबल में, कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड. आई थिंक हम कल स्टार्ट करते हैं फिर PPI, आज टाइम हो गया. ओके, या आप चाहते हैं तो मैं PPI खत्म कर दूं या आई विल कंटिन्यू टुमारो. चलो कल स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी. हम कल PPI से स्टार्ट करेंगे एंड GIT विल बी फिनिश्ड. ठीक है, इफ यू कैन अलाउ मी आई कैन टेक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा. अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं हाफ एन आवर एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं. व्हाट इज योर ओपिनियन, आज करें कल करें? चलिए कल कर लेते हैं, जैसे आप कहोगे. कल बैठते हैं, PPI से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ठीक है.